दोस्तों आज अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज़ हुई है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। जब किसी फिल्म के बारे में बात की जाती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उस फिल्म की कहानी के बारे में बात होती है, और इस फिल्म की ऐसी कहानी नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कारनामा क्या है। ये लंदन के एक रईस की कहानी है और इस रोल को अदा किया है रंजीत साहब ने। रंजीत साहब अपने 100वें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहते हैं। वो अपने जन्मदिन को एक बहुत बड़े शिप पर मनाना चाहते हैं। रंजीत साहब की टोटल मिल्कियत है 69 बिलियन पाउंड। रंजीत साहब का बेटा फरदीन खान है जो शिप पर ही मौजूद है, लेकिन ये रंजीत की पहली पत्नी का बेटा नहीं है, दूसरी पत्नी का बेटा है। तो फिर भी तो ये रियल बेटा ही हुआ भाई। दूसरी पत्नी से हो, तीसरी पत्नी से हो, चौथी पत्नी से हो, अगर रंजीत साहब की पत्नी का बेटा है तो जाहिर सी बात है रंजीत साहब का रियल बेटा हुआ। और अगर सेठ जी को अपने दूसरे बेटे के बारे में नहीं पता है तो फिर तो 100% पूरी मिल्कियत फरदीन खान की होनी चाहिए। लेकिन रंजीत साहब कहते हैं कि आज मैं ऐलान करता हूं कि मेरी पूरी दौलत मेरे बेटे की है जिसका नाम है जॉली, जो मेरी पहली पत्नी का बेटा है। लेकिन कमाल यह है कि फिल्म में रंजीत साहब का उनकी पहली पत्नी के साथ कोई सीन नहीं रखा गया है और ना ही बेटे को कहीं दिखाया गया है जिससे यह पता चले कि हाँ भाई वो आने वाला है। अब रंजीत साहब तो अपनी पहली पत्नी के बेटे के बारे में ये बताकर मर जाते हैं। इसके बाद रितेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिप पर आता है और वो कहता है कि मैं रंजीत का वही बेटा हूं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, यानी कि मेरा ही नाम जॉली है। इसके बाद अभिषेक बच्चन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आता है और वो भी यही कहता है कि मैं जॉली हूं। इसके बाद अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जहाज पर आता है और वो कहता है कि नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं असली जॉली हूं, मैं ही रंजीत साहब का असली बेटा हूं। अब कमाल यह है कि इन तीनों के पास ना ही तो कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि भाई ये रंजीत का बेटा है, और ना ही जहाज पर कोई ऐसा दूसरा है जो इनको पहचानता हो या किसी को थोड़ा सा भी शक हो कि हाँ भाई इनमें से कोई रियल जॉली हो सकता है। तो जब इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, इनको कोई पहचानता भी नहीं है, तो फिर इनको जहाज पर कैसे अलाउ कर दिया गया रहने के लिए। भाई अगर किसी के घर में कोई आता है और वो ये कहता है कि मेरे फादर का घर है, तो उसके पास कोई सबूत होता है, वाकई ही कुछ शक होता है कि हो सकता है वाकई ही ये सच बोल रहा हो, तभी उसको घर में रहने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन ऐसे ही कोई उठकर एक दिन आ जाए और कहे कि ये घर तो मेरे बाप का है और उसको वहां उस घर में रहने दिया जाएगा, ये तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। फिल्म के देखने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रंजीत साहब का मर्डर होता होगा उनकी दौलत के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली रंजीत साहब तो मर चुके हैं। रंजीत साहब का एक लुक्खा सा डॉक्टर है जिसके 2-3 सीन है पूरी फिल्म में, जिसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मर्डर उसका हुआ है। आप जरा खुद ही सोचिए कि अगर शिप पर एक कोई लुक्खा डॉक्टर था जिसके 2 सीन थे और उसका मर्डर हो गया है, तो किसी को क्या घंटा फर्क पड़ता है। और उसका मर्डर किसने किया है आप जरा अंदाजा लगाइए। उसका मर्डर किया है फरदीन खान ने, जबकि सेठ जी खुद ही बता चुके हैं कि फरदीन खान मेरा असली बेटा है, मेरी सेकंड पत्नी का बेटा है। और इस असली बेटे ने डॉक्टर को किसके साथ मिलकर मारा है? अभिषेक बच्चन के साथ, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको फरदीन खान इससे पहले कभी नहीं मिला था, जिसको फरदीन खान जानता भी नहीं है। इसके बावजूद भी असली बेटे ने एक ऐसे आदमी के साथ मिलकर डॉक्टर का मर्डर किया है जो ऐसे ही अपने आप को साबित करने के लिए आया है कि वो असली बेटा है। एक्चुअली वो डॉक्टर डीएनए टेस्ट कर रहा था। जब अक्की असली बेटा नहीं है, रितेश असली बेटा नहीं है, अभिषेक असली बेटा नहीं है, तो फरदीन को किस बात का डर था? भाई सेठ जी तो खुद ही कह चुके थे कि फरदीन उसका असली बेटा है, तो फरदीन को तो किसी बात का डर नहीं होना चाहिए था। तो फरदीन को उस डॉक्टर को मारने की जरूरत क्या थी? भाई कमाल ही है यार। इस फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर हैं जैसे कि चंकी पांडे, डीनू मोरिया, तलपड़े, जॉनी लीवर वगैरह वगैरह। अब ये सभी लोग यहां शिप पर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करते हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जेल के अंदर है तो कोई खुद ब खुद बाहर है, कोई फिर से जेल के अंदर चला गया है। अच्छा कमाल यह है कि फिल्म को मर्डर मिस्ट्री बताया जा रहा है, लेकिन कहीं अभिषेक को मर्डर करते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं फरदीन को मर्डर करते हुए दिखाया जा रहा है, और फिर भी किलर को ढूंढा जा रहा है। भाई कमाल की कहानी है यार, क्या ही बोले यार।
अच्छा, अगर ये लोग आपस में लड़ते, आपस में फाइट करते तो फिर भी कुछ मजा आता, लेकिन अक्की की फाइट किससे हो रही है? कहीं बंदरों से फाइट हो रही है, कहीं किसी तोते के साथ फाइट हो रही है। बताओ। अब अचानक किलर को ढूंढने के लिए संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है। ये दोनों पुलिस वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि एक वक्त वो था जब जैकी श्रॉफ साहब बहुत ही हैंडसम आदमी हुआ करते थे। आज जैकी साहब बहुत बूढ़े हो चुके, जाहिर सी बात है। बेबी में भी उनको नंगा दिखाया गया था, उनकी पूरी बॉडी लटकी हुई है। अरे भाई साहब, ये सबको पता है कि जैकी साहब की बहुत उम्र हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो तो पुलिस वाले हैं, तो उनको नंगा दिखाने की क्या जरूरत थी? क्यों दिखाना जरूरी था भाई साहब? क्यों दुनिया को दिखाना था कि जैकी साहब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनकी पूरी बॉडी लटक चुकी है? और मेरी समझ में नहीं आता कि जैकी साहब भी क्यों एग्री हुए ये सब करने के लिए। यही सब उथल पुथल घमासान होते हुए फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और अब एंट्री होती है नाना पाटेकर की, जो ब्रिटिश पुलिस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये भाई साहब भगवा कलर का गमछा पहनता है, भभूत लगाता है, हाथ में एक लाठी है जिसमें घुंघरू बंधे हुए हैं, जैसे इंडिया में साधु किसी लाठी को पकड़कर चलते हैं। और ये लंदन पुलिस का ऑफिसर धोती पहनता है। मुझे पता नहीं कि साजिद भाई ने लंदन के किस कोने में ऐसा पुलिस वाला देखा था, किस लंदन के पुलिस स्टेशन में उनको ऐसा पुलिस वाला दिख गया था। पुलिस में रखने की तो बहुत दूर की बात है, पुलिस वाले ऐसे आदमी को वहां अपना बाथरूम भी साफ करने के लिए नहीं रखते। अब ये नाना पाटेकर पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर नाच गाना शुरू करता है, कॉमेडी शुरू करता है। भाई साहब, ओ माय गॉड, क्या ही बोला जाए यार। और भाई साहब, अब इसको किलर को पकड़ना है। कुछ ही देर के बाद नाना बता देता है कि असली किलर अभिषेक और फरदीन है, लेकिन यह खुलासा होने के बाद फिल्म पर 1% भी कोई असर नहीं होता, फिल्म की कहानी में 1% भी तब्दीली नहीं होती। जब यह खुलासा हो जाता है कि ये दोनों किलर है, तो फिर डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, ये दोनों किलर है, इनको एक तरफ रख देते हैं, जैसे फिल्म चलती आ रही है वैसे ही आगे फिल्म को चलाते हैं, क्योंकि क्लाइमैक्स थोड़ा आगे जाके करेंगे। बताओ। अब अगर आपको याद हो अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम, उसमें एक लकड़ी का घर था और फिल्म के सारे कैरेक्टर्स उसमें भरे हुए थे और वो जिधर भी जाते थे घर उसी तरफ गिरने लगता था। तो उसी क्लाइमैक्स को कॉपी करके इस फिल्म का क्लाइमैक्स बनाया गया है। अब इस फिल्म के जितने भी एक्टर हैं वो सब एक हॉल में हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। अगर उन सभी पंखों को चालू कर दिया जाएगा तो वो सभी को अपनी तरफ खींच लेंगे और सब मर जाएंगे। तो फरदीन खान पंखों को चला देता है, पंखे सबको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब कोई कुछ पकड़ के बैठा हुआ है, कोई कुछ पकड़ के खड़ा हुआ है, किसी ने किसी के पैर पकड़े हुए हैं। यानी कि जैसा वेलकम का क्लाइमैक्स था उस घर में, ठीक वैसा ही क्लाइमैक्स यहां किया जाता है। यह खींचमतानी 10-15 मिनट चलती रहती है और उसके बाद बॉबी देओल आता है, वो पंखों को बंद कर देता है और कहता है कि रंजीत साहब का असली बेटा मैं हूं। ठीक है जी, बॉबी देओल आया और उसने कहा कि भाई रंजीत साहब का असली बेटा मैं हूं, लेकिन उससे ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई साहब इस बात का क्या सबूत है कि आप ही असली बेटे हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि आप ही असली बेटे हो? बस उसके दो ही डायलॉग्स हैं। वो कहता है कि असली बेटा मैं हूं और ये जो दौलत है मुझे नहीं चाहिए, आप लोग आपस में बांट लो और मैं जा रहा हूं, और वो चला जाता है। बात खत्म, फिल्म खत्म हो जाती है। भाई मतलब क्या था यार, ये क्या ही कहा जाए भाई साहब। इस फिल्म की कहानी इस फिल्म के निर्माता साजिद भाई ने खुद लिखी है, पटकथा भी उन्होंने ही लिखी है, डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हैं। यानी कि साजिद भाई ने ये कहानी इस तरह से लिखी है कि देखो भाई, मैं ही निर्माता हूं, मैं ही राइटर हूं, मेरे ही पैसे लग रहे हैं, मेरी ही फिल्म है, तो मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगा वो लिखूंगा, जो चाहूंगा वो बनाऊंगा। आपकी मर्जी है, आपको आना है, फिल्म देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो आपकी मर्जी। एक्चुअली जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो वहां अक्की बहुत ही उत्साह में कह रहा था साजिद से कि बता बता, तू बता कहानी क्या है इसकी, तू बता तूने इसके अलग अलग क्लाइमैक्स कैसे लिखे हैं। अक्षय कुमार को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद साजिद भाई ने कोई ऐसी कहानी लिख दी जो शायद दुनिया में कोई दूसरा राइटर लिख ही नहीं सकता। और साजिद भाई ने खुद कहा कि मैंने ये कहानी 30 साल में लिखी है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि साजिद भाई ने इस कहानी को 30 साल में लिखा है, तब ये कहानी है। अगर कहीं साजिद भाई ने इस कहानी को 3 साल में लिखा होता
तो फिर क्या होता, आप समझ ही सकते हो। एक्चुअली जब फिल्म की कथा ही नहीं है तो पटकथा कहां से लिखी जाती। तो जाहिर सी बात है जो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही भटका हुआ है। डायलॉग्स भी बस ऐसे ही हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, मतलब कहीं भी ऐसे डायलॉग्स नहीं हैं जिनको सुनकर कहा जाए कि वाह क्या डायलॉग्स हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि साजिद भाई के बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता किसी वजह से। अगर मैं कह सकता तो फिर इस रिव्यू का मजा ही अलग होता। फिल्म के गाने कलरफुल हैं, बड़े स्केल पर शूट किए गए हैं, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो सुपरहिट हो जिसकी वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाए। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तरुण मनसुखानी ने। इसकी लास्ट फिल्म थी दोस्ताना, यानी कि वो फिल्म तकरीबन 18 साल पहले आई थी। तो पहली बात तो ये कि तरुण को बेचारे को डायरेक्शन आता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये फिल्म तरुण की थी ही नहीं। तो तरुण ने बेचारे ने सिर्फ वही किया जो कुछ भी उसको साजिद कहता रहा कि ये कर ले ये कर ले। जब फिल्म की कहानी नहीं थी, स्क्रीन प्ले नहीं था, तो जाहिर सी बात है जो एक्टर्स थे उनके पास भी स्कोप नहीं था एक्टिंग करने का। लेकिन फिर भी रितेश ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, क्योंकि रितेश का एक अलग स्टाइल है। वो इस तरह से बात करता है जिसको सुनने में मजा आता है। फरदीन खान ने भी अपने रोल को थोड़े अच्छे से निभाया है। फरदीन खान पूरी फिल्म में सीरियस रहा है और वो अच्छा लगा है। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। सौंदर्या ने एक्टिंग भी अच्छी की है, अपने रोल को अच्छे से निभाया है और सौंदर्या खूबसूरत भी लगी है। सोनम बाजवा की ये पहली हिंदी फिल्म है और सोनम को देखकर मैं बहुत ही मायूस हो गया हूं। सोनम पूरी फिल्म में किसी एक सीन में भी खूबसूरत नहीं दिखी है। नरगिस फाकरी का आप सभी को पता है कि बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, अब उसको फिल्म में क्यों लिया गया है मेरी समझ से बाहर है। जैकलिन ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और जैकलिन तो सुंदर है ही, तो जाहिर सी बात है जैकलिन बहुत सुंदर दिखी है। लोकेशंस तो कुछ है ही नहीं, पूरी फिल्म शिप पर है, तो जाहिर सी बात है कभी शिप के बाहर है कभी शिप के अंदर है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना, यह फिल्म कैसे बनी। आप सभी जानते हैं कि यह साजिद भाई की बहुत पुरानी फ्रेंचाइज है। इससे पहले 4 फिल्में बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है, कामयाब हो चुकी हैं। तो अगर किसी फ्रेंचाइज की 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है 5वीं तो बननी ही थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म की कहानी इस फिल्म के निर्माता साजिद भाई ने खुद लिखी है। तो साजिद भाई ने कहानी लिखने के बाद कुछ डायरेक्टर्स को सुनाई होगी और जिस डायरेक्टर ने भी ये कहानी सुनी होगी उसको बेचारे को गश आ गए होंगे, उसका सर घूम गया होगा। और अगर एक डायरेक्टर की समझ में कहानी ही नहीं आई तो वो फिल्म कैसे बनाएगा भाई। फिल्म तो तभी बना पाएगा एक डायरेक्टर जब वो उस कहानी को समझ सके, जब वो उस कहानी को फील कर सके कि उसका कैरेक्टर कब रोएगा कब हंसेगा। तो जब कई डायरेक्टरों ने मना कर दिया कि भाई हम इस कहानी पर फिल्म नहीं बना सकते, तो फिर साजिद भाई ने बुलाया तरुण मनसुखानी को। जैसे कि मैंने कहा कि तरुण मनसुखानी की लास्ट फिल्म आई थी 18 साल पहले। तो तरुण के पास तो बेचारे के कोई काम नहीं है, तरुण को अपना किचन भी चलाना है। कोई काम करेगा तो किचन चलेगा, घर चलेगा, नहीं तो कहां से पैसे आएंगे। तो तरुण इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं था कि वो ये कह देता कि साजिद भाई मैं आपकी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। अक्की को आप सभी जानते हैं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। अक्की को पैसे मिलते हैं, अक्की का 40 दिन में काम खत्म हो जाता है, बात खत्म। कौन डायरेक्टर है, क्या कहानी है, इससे उसको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जितनी भी इस फिल्म में लड़कियां हैं उनमें से कोई भी इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो ये कहे कि मैं फिल्म नहीं करूंगी। जितने भी बाकी के एक्टर्स हैं इस फिल्म में उनमें से भी कोई इस पोजीशन पर नहीं है कि वो ये कहे कि मैं फिल्म नहीं करूंगा। रितेश और साजिद भाई की दोस्ती ऐसी है कि साजिद ने रितेश को बताना ही था कि भाई इस डेट से हम शूटिंग करेंगे। रितेश ने ना कहानी पूछी होगी, ना ही रितेश मना कर सकता। तो जो कास्टिंग करनी थी वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर की करनी थी, वो है अभिषेक बच्चन। जब हाउसफुल 3 5 नहीं 4 नहीं 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, उस वक्त कुछ पत्रकारों ने अभिषेक से पूछा था कि भाई साहब आप कब तक ये साइड रोल करते रहेंगे, आप किसी फिल्म में मेल लीड एक्टर बनकर कब आएंगे। ये बात अभिषेक को बहुत बुरी लगी थी। अभिषेक ने काफी एक्सप्लेनेशन दिया था कि आप ऐसा समझते हो वैसा समझते हो, मैं ये समझता हूं मैं ऐसे समझता हूं, लेकिन जो सच है वो तो सच है। ये तो अभिषेक को भी पता था कि जो पत्रकार पूछ रहे हैं वो सच है। यही वजह है कि अभिषेक ने यह कह दिया था कि मैं आगे हाउसफुल की फ्रेंचाइज में काम नहीं करूंगा, और यही वजह है कि अभिषेक ने हाउसफुल 4 नहीं की थी। तो साजिद भाई के लिए सबसे बड़ा काम था अभिषेक को फिल्म में लाने का। तो साजिद भाई अभिषेक से मिले होंगे, अभिषेक से कहा होगा कि देखो भाई इस फिल्म के 2 वर्जन बन रहे हैं, ये हिंदुस्तान में पहली दफा हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में पहली दफा हो रहा है। ये कहानी मैंने 30 साल में लिखी है और भाई साहब इन दोनों वर्जन में किलर है आप। और जब किसी फिल्म के 2 वर्जन बन रहे हैं, दोनों वर्जन में आप ही किलर हो, तो आप समझ लीजिए कि फिल्म की पूरी कहानी आपके ऊपर है। आप समझ लीजिए कि फिल्म के मेन हीरो आप हो।
जो रितेश है, फरदीन है, अक्की है, इनका रोल आपके सामने कहीं भी टिकता ही नहीं है। और अभी भैया ये तो आप जानते ही हो कि पिछली 4 हाउसफुल हिट हो चुकी है, तो 5वीं भी हिट होनी है। तो भाई साहब जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन चारों तरफ अभिषेक का ही जलवा होगा। अभिषेक सुपरस्टार बन चुका होगा। साजिद भाई ने अभिषेक की मैनेजर रेशमा से भी कहा होगा कि आपका कमीशन पक्का है, आप अभी को समझाओ, अभी को बताओ कि यह फिल्म उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो रेशमा ने भी अभिषेक से यही कहा होगा कि इस फिल्म की पूरी कहानी आपके ऊपर है, जैसे ही यह फिल्म रिलीज होगी वैसे ही आप सुपरस्टार बन चुके होंगे। आप शाहरुख खान की किंग में काम कर रहे हो। हाउसफुल 5 के रिलीज होने के बाद आपका स्टारडम इतना बड़ा हो जाएगा कि शाहरुख और आपका 1 to 1 होगा। और जब इतने लोग अभिषेक बच्चन को यह बताएंगे तो जाहिर सी बात है अभिषेक बच्चन को यही लगेगा कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो इन सब की बातें सुनकर अभिषेक ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। और मैं आपको बता दूं कि यहां किसी की भी गलती नहीं है। अगर साजिद भाई अभिषेक बच्चन को जाके सच बोलते कि भाई आपका रोल ये है, तो क्या अभी इस फिल्म को करता? बिल्कुल नहीं करता। तो बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनती हैं वो इसी तरह बनती है। एक्टर को इसी तरह बहलाया फुसलाया जाता है। अगर आप किसी भी एक्टर को सच बताओगे वो कभी भी फिल्म नहीं करेगा। उसको वो बताना पड़ेगा जिसको सुनकर वो हवा में उड़े, जिसको सुनकर उसको ऐसा लगे कि अगला सुपरस्टार वही है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ज्यादा खराब है, वाहियात है, घटिया है। यह शायद हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जिसमें किलर तो बताया गया है, लेकिन किलर होने के बावजूद भी फिल्म में जरा भी थ्रिल नहीं है। इस किलर का फिल्म से कोई लेना देना ही नहीं है। जब किलर का पता चल जाता है तब भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किलर कौन है। इस फिल्म में ना ही थ्रिल है, ना ही एक्शन है, ना ही रिलेशन है, ना ही इमोशन है। हां, कहीं कहीं कॉमेडी जरूर है। ये एक ऐसी फिल्म है कि इसको देखने के लिए कितना भी इंटेलिजेंट आदमी थिएटर के अंदर चला जाएगा, जब वो बाहर निकलेगा तो पागल होकर ही बाहर निकलेगा। यह फिल्म बॉलीवुड का एक ऐसा अचूक हथियार है जिसको पाकिस्तान और चाइना में रिलीज किया जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान, चाइना के लोग इस फिल्म को देखने के बाद सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसके बाद वो लोग इंडिया के नाम से भी डरेंगे। तो मैं साजिद भाई के इस कारनामे को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2। मैं ऐसा समझता हूं कि ये फिल्म 100 to 125 CR का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। साजिद भाई के मुताबिक रियल बिजनेस मेरे ख्याल में 75 CR लाइफ टाइम होगा। अगर आपने मेरा ये रिव्यू देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक जरूर करना भाई साहब, और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।